हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथ्स एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लीनियर अलजेब्रा पेपर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उन्हें टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, let W1 and W2 be finite dimensional subspaces of vector space V if dimension of W1 is 2, dimension of W2 is 2, dimension of W1 plus W2 is 3, then dimension of W1 union W2 is। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में W1 यूनियन W2 का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो इस डायमेंशन को फाइंड आउट करने पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। हम जानते हैं अगर W1 और W2 हमें दो सबस्पेस गिवन हो तो दोनों सबस्पेस का यूनियन सबस्पेस तभी बनता है जब W1 यूनियन W2 या तो W1 के अंदर कंटेन हो या फिर W1 यूनियन W2 W2 के अंदर कंटेन हो। तो जैसा कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि W1 यूनियन W2 हमें एक सबस्पेस गिवन है। तो W1 यूनियन W2 क्योंकि अगर W1 के अंदर कंटेंट होगा तो डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2 डायमेंशन ऑफ W1 से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। सिमिलरली अगर W1 यूनियन W2 W2 के अंदर कंटेंट है तो W1 यूनियन W2 का डायमेंशन या तो W2 से डायमेंशन के बराबर होगा या फिर डायमेंशन ऑफ W2 से छोटा होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अगर पहला केस अकर करता है तो हम जानते हैं W2 सबस्पेस W1 यूनियन W2 के अंदर तो कंटेंट होगा ही। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2। लेकिन अगर हम इन सभी की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें जैसा कि हमें गिवन है डायमेंशन ऑफ W2 इज 2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2 लेस देन इक्वल टू 2, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और वो पॉसिबिलिटी है कि W1 यूनियन W2 का डायमेंशन भी 2 के इक्वल हो जाए। सिमिलर केस यहाँ पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करना था। एक और पॉइंट से इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर हमसे W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन पूछ लिया जाता तो इस सबस्पेस के डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करते। वो फार्मूला है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें W1 W2 और W1 प्लस W2 का डायमेंशन अगर हमें गिवन हो तो W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन क्या होगा। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें इस फार्मूले का यूज तभी करना है जब हमें इन टर्म्स का पता। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट T be a linear transformation from R square to R cube given by T of x1 x2 is equal to x1 plus x2 x1 minus x2 x2 देन रैंक ऑफ टी इज। हम देख सकते हैं जो हमें टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसकी डोमेन है आर स्क्वेयर। एज्यूम कर लेते हैं इसका बेस फील्ड भी आर है और कोडोमेन है आर क्यूब और इसका बेस फील्ड भी आर है। तो टी 2 टपल पर अप्लाई होगी और हमें एक 3 टपल ऑब्टेन होगा। तो जैसा कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक फाइंड आउट करनी है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक को फाइंड आउट करने के लिए हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसा कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डोमेन है वो अपने आप में एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और कोडोमेन भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इस टी की मैट्रिक्स लिखना काफी आसान है। तो आइए सीखते हैं कि जब हमें टी की मैट्रिक्स लिखनी हो और टी की डोमेन और कोडोमेन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो उसे लिखने के लिए हमें जो टी जिस हिसाब से डिफाइन की गई है उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जो टी की मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2
जैसा कि R3 का डायमेंशन ओवर R3 है, तो कोडोमेन का जो डायमेंशन है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज, और जो डोमेन का डायमेंशन है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टी की जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x2। और इस टी की मैट्रिक्स को लिखना काफी आसान है। जैसा कि हम जान चुके हैं, टी के अंदर 2 कॉलम होंगे, तो हम कॉलम के ऊपर x1 और x2 लिख देते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। x2 का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हम यहाँ पर भी 1 लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट रो को फॉर्म कर लिया है। सेकंड कंपोनेंट की हेल्प से हम सेकंड रो को लिखेंगे। x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट -1, और थर्ड कंपोनेंट की हेल्प से हम थर्ड रो को लिखेंगे। x1 का कोफिशिएंट 0 और x2 का कोफिशिएंट 1। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी डोमेन और कोडोमेन एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, बड़ी इजीली लिख सकते हैं। और इस मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमें टी की रैंक फाइंड आउट करना था, तो टी की रैंक फाइंड आउट करने के लिए अब हमें केवल इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी होगी। और इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम सुटेबल रो ऑपरेशन लगाते हैं। हम R2 रो के अंदर चेंज करते हैं, R2 माइनस R1। तो हमें ऑब्टेन होगा 1 1 फर्स्ट रो एज इट इज, 1 -1 0, -1 -1 -2, 0 1 थर्ड रो एज इट इज। और हम देख सकते हैं एक और ऑपरेशन अगर हम लगाएं, हम और R2 और R3 को हम इंटरचेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा 1, यहाँ पर -2, और फिर हम इस एलिमेंट की हेल्प से नीचे 0 बना सकते हैं। तो हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है, क्योंकि पिवोट एलिमेंट 2 पोजीशन पर आए। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी जो रैंक होगी वो होगी 2। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें यूं शॉर्टकट मेथड से मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए। मैट्रिक्स को हम सुटेबल रो ऑपरेशन लगाकर उस मैट्रिक्स की हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट u and v be two vector spaces over the field f if t1 is a linear transformation from u to v and t2 is a linear transformation from u to v, then which of the following option is true। काफी फेमस रिजल्ट है कि अगर t1 और t2 हमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, तो t1 प्लस t2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है रैंक ऑफ t1 प्लस रैंक ऑफ t2। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं रहता है, तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि अगर ए और बी हमें दो मैट्रिक्स गिवन हो, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स का रैंक इज ऑलवेज लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। इस रिजल्ट से भी हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन और कोडोमेन एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट याद नहीं रहता है, तो आप मैट्रिक्स के इस रिजल्ट से भी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट x एंड y बी वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक फेमस लॉ पर डिपेंड है। वो लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। लेकिन इस लॉ की स्टेटमेंट कैसे याद रखी जाए, हम एक बार उस ट्रिक को याद रखते हैं। जैसा कि इस लॉ का नाम है, ये लॉ आपका पैरेललोग्राम पर डिपेंड है। अगर हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें, तो पैरेललोग्राम एक फेमस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अगर हम इस पैरेललोग्राम की एक साइड को अज्यूम करें कि एक साइड की लेंथ x है और दूसरी साइड की लेंथ अगर y है, और हम अज्यूम करें कि इस पैरेललोग्राम की एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है u और दूसरे डायगोनल की लेंथ अगर v है, तो इस पैरेललोग्राम में अगर इन सभी साइड्स का अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें, इस बात का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी और ये साइड y है तो ये साइड भी y होगी, तो इसका ट्वाइस इनका सम जो डायगोनल की लेंथ है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। तो आप इस लॉ की स्टेटमेंट इस पॉइंट से भी याद रख सकते हैं कि अगर पैरेललोग्राम की सभी साइड्स की लेंथ निकालकर स्क्वायर करके अगर सम किया जाए, तो वो सम डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है।
तो आप देख सकते हैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई है, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल ही डिनोट करते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप इस लॉ की स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इन R3 इज Li ओवर R। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें वेक्टर्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेट Li होगा। तो इन सेट को Li चेक करने के लिए अगर हमें यू वेक्टर्स गिवन हो तो हम सभी ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे। जो वेक्टर्स हमें गिवन है उन वेक्टर्स को हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 1 7 4 माइनस 1। तो जैसा कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में जो सारे के सारे वेक्टर्स गिवन थे उन्हें हमें कॉलम फॉर्म में लिख लिया। अब हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाती है तो जो ये हमें वेक्टर्स गिवन थे ये Li होंगे। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं आती है तो ये वेक्टर्स जो हमें गिवन है ये LD होंगे। तो इस तरीके से हम जब हमें कोई वेक्टर्स का सेट गिवन हो उन वेक्टर्स के सेट को हम Li चेक करते हैं। तो आपको अब ऑप्शन बी सी और डी में जो सारे के सारे वेक्टर्स लिखे हुए हैं सभी वेक्टर्स को इसी तरीके से Li या LD चेक करना। उम्मीद है आज के वीडियो में जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।